हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। हम एएम रिसीवर पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, कुछ प्रॉब्लम भी हमने प्रैक्टिस कर ली थी। अब हम डिस्कस करेंगे एफएम रिसीवर। तो एफएम रिसीवर में क्या कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स प्लेस करने होंगे हमें एएम रिसीवर की बजाय। सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर हमने डिस्कस किया था, क्या एक्स्ट्रा एलिमेंट्स प्लेस करने होंगे वो समझने के लिए हम कुछ टर्म्स हैं उनको समझेंगे। तो फर्स्ट इज प्री एम्फेसिस एंड डी एम्फेसिस। चलिए समझना ये प्री एम्फेसिस डी एम्फेसिस क्या है। इधर ध्यान देना, कोई मैसेज जो होता है उस मैसेज का स्पेक्ट्रम जनरली हम ऐसा कंसीडर करते हुए बना देते थे अभी तक, ठीक है। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, बल्कि प्रैक्टिकली कंपोनेंट्स ये नेग्लिजिबल होते जाएंगे लेकिन बहुत हाई फ्रीक्वेंसी तक में आ रहे होंगे। इस तरीके से प्रैक्टिकली क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स भी होते हैं और वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट बहुत कम स्ट्रेंथ के होते हैं। ये बात ठीक है, ऐसा कुछ होता है प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो अगर हम कह सकते हैं तो ऐसे कह सकते हैं जो हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं उनका सिग्नल का स्ट्रेंथ कम होता है। अगर मैं एक पर्टिकुलर ये फ्रीक्वेंसी कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है, ये वाली फ्रीक्वेंसी ध्यान समझना। एक होती है नॉइज, नॉइज होती है व्हाइट नॉइज होने का मतलब उसका जो पावर होगा, मैं चाहे इस वाली फ्रीक्वेंसी बात करूं या इस फ्रीक्वेंसी पे सब पे बात करूं सेम ही होता है। ये मैं कंसीडर कर रहा हूं व्हाइट नॉइज का पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी पीएचडी। हालांकि पीएचडी अभी हमने डिस्कस नहीं किया, आगे जाके हम समझेंगे। यहां पे बस मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि इसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कांस्टेंट होने का मतलब यह है कि चाहे लोअर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स कंसीडर करूं मैं उनका पावर, थोड़े मिड फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स कंसीडर कर नॉइज कंसीडर करूं उसको पावर, या हाई फ्रीक्वेंसी पे नॉइज कंसीडर करूं उसका पावर सेम होता है, नॉइज पावर सेम होता है। तो आप कह सकते हो यहां पर बात करें तो सिग्नल का पावर लोअर फ्रीक्वेंसी पे ज्यादा है लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ कम होता जा रहा है। तो मैं सिग्नल टू नॉइज रेशियो की बात करूं, सिग्नल टू नॉइज रेशियो मीन सिग्नल पावर बाय नॉइज पावर। तो आप कह सकते हो नॉइज पावर तो चाहे लोअर फ्रीक्वेंसी पे हो चाहे हाई फ्रीक्वेंसी पे हो सेम रहती है, बट सिग्नल पावर हाई फ्रीक्वेंसी पे कम हो जाती है। तो आप कह सकते हो एट हाई फ्रीक्वेंसीज एसएनआर विल बी स्मॉल, क्योंकि सिग्नल पावर कम हो जाएगी, नॉइज पावर तो उतनी है। एसएनआर इज मच स्मॉल, एसएनआर काफी कम होता है हायर फ्रीक्वेंसीज पर। क्लियर होती होगी बातें, ठीक है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, अगर हम इस मैसेज को मॉड्यूलेट किया, अगर हमने मॉड्यूलेट किया और मॉड्यूलेशन मान लो एएम है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, तो एफसी के अराउंड में ये कंपोनेंट ऐसे आ रहे होंगे। मतलब ये कंपोनेंट है तो सही, मैसेज के कंपोनेंट है ये, बट ये मैसेज के कंपोनेंट कैसे कंपोनेंट है, जिनका सिग्नल टू नॉइज रेशियो काफी कम है, ठीक है। ये नॉइज की तरह ही ट्रीट कर लिए जाएंगे फिर अगर हम हटाने लगे कि ऐसे कम स्ट्रेंथ के वाले सिग्नल आ रहा है तो नॉइज होता है जैसे हटा ये, फिर इनका सिग्निफिकेंस ही खत्म हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं हम, मॉड्यूलेशन करने से पहले, मॉड्यूलेशन ये कर रहे हैं हम, उससे पहले इनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं उन कंपोनेंट्स की जिनका सिग्नल टू नॉइज रेशियो काफी कम है। कौन से हैं वो सिग्नल टू नॉइज रेशियो कम वाले कंपोनेंट, हायर फ्रीक्वेंसी वाले कंपोनेंट। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं प्री एम्फेसिस। नाम से समझ में आ रहा होगा, एम्फेसाइज करना मतलब फोकस होकर किसी चीज को एम्फेसाइज करना मतलब किसी चीज पर स्पेशली ध्यान देते हुए उसके बारे में बात करना, उसको बूस्ट करना, दैट इज एम्फेसाइज। प्री एम्फेसिस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये प्री एम्फेसिस होगी हमेशा मैसेज सिग्नल को मॉड्यूलेशन करने से पहले, प्री में होगी। मतलब ये कहां पे होगी, ट्रांसमीटर साइड पे। तो आप प्री एम्फेसिस पे के लिए लिख सकते हो, प्री एम्फेसिस एंड डी एम्फेसिस नोट डालिएगा, हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा, लिखना। इन प्रैक्टिकल मैसेज सिग्नल कंपोनेंट्स एट हायर फ्रीक्वेंसीज, मैसेज सिग्नल कंपोनेंट्स एट हायर फ्रीक्वेंसीज हैज signal amplitude very small, signal amplitude very small, so signal to noise ratio at high frequencies is much small. So before modulating message signals, these high frequency low strength signals, these high frequency low strength या low SNR signals must be boosted. This process is called
प्री एम्फेसिस। तो अब इसमें क्या होगा, हमारा ये जो सिग्नल था कुछ इस तरीके से था, आप ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कह रहे हो, मान लो कि इसके बाद वाले जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उसका स्ट्रेंथ कम है, उसको बढ़ा दें हम। उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक एम्पलीफायर से पास करेंगे, ऐसे एम्पलीफायर से पास करेंगे कि इससे पहले वाले जो कंपोनेंट्स हैं उनकी सिग्नल की स्ट्रेंथ नहीं बढ़नी चाहिए, उनकी तो ठीक है, उनका एसएनआर चलेगा, इसका एसएनआर कम है, तो सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ऐसे एम्पलीफायर से पास करेंगे जो गेन यहां पर तो बनो, बाद में फिर गेन बढ़ता जाए, क्योंकि जैसे जैसे आगे फ्रीक्वेंसी पे जा रहे हो वैसे वैसे इसका स्ट्रेंथ कम हो रहा है, कम स्ट्रेंथ है तो बढ़ाना, और कम हो रहा है तो और ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ाना, तो ये गेन भी बढ़ते जाना चाहिए। आप ऐसे सिस्टम से पास करोगे जिसका कैरेक्टरिस्टिक ऐसा कुछ हो। जब इससे पास करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ये जो कंपोनेंट्स हैं ये बूस्ट हो जाएंगे, यहां पर गेन थोड़ा मिलेगा 1 के बजाय, यहां ज्यादा मिलेगा, यहां और ज्यादा मिलेगा, तो ये और ज्यादा बूस्ट हो जाएंगे, तो ये कंपोनेंट्स कुछ ऐसा होकर के आ जाएंगे। अब आप कह सकते हो कि यहां पर इससे नीचे जो सिग्नल का स्ट्रेंथ था वो कम था, वो सिग्नल का स्ट्रेंथ बढ़ा दिया, तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो अब यहां पर भी एसएनआर भी एक्सेप्टेबल रेंज में आ गया है। ठीक है, तो अब इसको आप मॉड्यूलेट कर रहे होंगे अगर, तो मॉड्यूलेट ये इस तरीके से हो रहा होगा, फिर मान लो एएम मॉड्यूलेशन हो रहा है। अब रिसीवर से रिसीव करोगे, डिटेक्ट करोगे तो वापस से ऐसा डिटेक्ट होगा, लेकिन ओरिजिनल मैसेज जो था उसका स्पेक्ट्रम तो ऐसा नहीं था ना, ऐसा था ना उसका स्पेक्ट्रम। आगे बढ़ने से पहले प्री एम्फेसिस आपने बना दिया होगा। आप ध्यान देना, आप कंट्रोल सिस्टम में बॉडी प्लॉट बनाते होंगे, याद आ रहा होगा, जो मैग्नीट्यूड बना रहे हो आप, 1 का मतलब डीबी में बोलो तो 0 dB, वो इस तरीके से 1 आ रहा है फिर बढ़ रहा है, तो यहां पर क्या आया होगा, इसका मतलब कोई पोल या जीरो, या जीरो वाली टर्म आई होगी, या जीरो वाली टर्म आई होगी। ठीक है, मतलब जीरो डोमिनेट होना चाहिए, जीरो की वजह से तो फेज ऐसे सॉरी एम्पलीट्यूड ऐसे बढ़ते जाता है, जीरो वाली टर्म डोमिनेट होनी चाहिए। ठीक है, तो आप कह सकते हो यहां पर अगर कंपनसेटर कंट्रोलर कहें तो जिसमें जीरो डोमिनेट होता है, मींस फेज लीड कंपनसेटर। ये हालांकि कंट्रोल सिस्टम आपने पढ़ा होगा, वहां पे आपको समझ में आता होगा। यहां पर बस ये है कि प्री एम्फेसिस सर्किट कौन सा होता है, तो आप बोलोगे वो फेज लीड कंपनसेटर होता है। फेज लीड होगा मींस जीरो डोमिनेट होगा, जीरो डोमिनेट होगा इसलिए गेन बढ़ेगा, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बाद, जीरो वाली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बाद ये गेन बढ़ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अब रिसीवर साइड पे, अगर इसको रिसीव करने बैठे तो दिक्कत होगी। तो रिसीवर साइड पे ये जो सिग्नल है इसको डीमॉड्यूलेट करने के बाद वापस से मैसेज फाइंड करने के लिए उल्टा प्रोसेस करना पड़ेगा। आपने डीमॉड्यूलेट किया, ये ऐसा आया, उसके बाद ये कंपोनेंट्स को आपको गेन नहीं लॉस प्रोवाइड करना होगा, तो एक फिल्टर से पास करेंगे जिसका गेन यहां तक तो 1 ही है, मतलब जैसा वैसा आएगा, फिर गेन धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो इससे रिजल्ट ऐसा हो जाएगा, इन कंपोनेंट्स को लॉस मिलेगा, इस कंपोनेंट को जो गेन मिल रहा होगा 1 से कम मिल रहा होगा, 0.8 मिला, मींस 80% रह जाएगा। आगे बढ़ोगे तो 0.5 मिलेगा, मतलब आधा ही रह जाएगा, ऐसे ऐसे डिक्रीज हो रहा होगा, ऐसा कुछ। तो रिजल्ट जैसा मैसेज था वैसा आ जाएगा, लेकिन कैसे आया वापस से मैसेज को डिटेक्ट करने के लिए आपको, अगर आपने ट्रांसमीटर साइड पे प्री एम्फेसाइज किया है सिग्नल को, तो रिसीवर साइड पे वापस से उसका अपोजिट डी एम्फेसिस करना पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं डी एम्फेसिस। तो लिख सकते हो डी एम्फेसिस इज द रिवर्स प्रोसेस डन एट द रिसीवर साइड आफ्टर डीमॉड्यूलेशन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ प्री एम्फेसिस है और डीमॉड्यूलेशन के बाद आप इसको परफॉर्म कर रहे हैं। चलिए, अब प्री एम्फेसिस डी एम्फेसिस हमने समझ लिया। मैंने बताया जनरल मैसेज सिग्नल में ऐसा होता है, तो आपको इनको प्री एम्फेसाइज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं एएम की। एएम के अंदर जो बैंडविड्थ होती है अलाउड, जो स्टैंडर्ड बैंडविड्थ है वो 10 किलोहर्ट्ज है। 10 किलोहर्ट्ज है, इसका मतलब मैसेज की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 5 किलोहर्ट्ज तक के कंपोनेंट, मान लो 5 किलोहर्ट्ज है, यहां तक के कंपोनेंट होने चाहिए। तो आप कह सकते हो इसका मतलब एएम के केस में मैसेज के वो कंपोनेंट लिए ही नहीं जा रहे हैं जो 5 किलोहर्ट्ज से ज्यादा है, जिनका सिग्नल टू नॉइज रेशियो कम है, इसलिए प्री एम्फेसिस करने की जरूरत ही नहीं है। एएम के लिए जो अलॉटेड बैंडविड्थ है वो कम होने की वजह से एफएम के लोअर फ्रीक्वेंसी तक के कंपोनेंट ही यूज में ले जाएंगे, जो कि हाई एसएनआर के साथ होते हैं। मैसेज के जो हाई फ्रीक्वेंसी वाले कंपोनेंट है जो कि लो एसएनआर के साथ हैं, वो वैसे भी नहीं ले रहे हैं। लेकिन अगर यही हम बात करें एएम के बजाय एफएम की, तो एफएम की जो बैंडविड्थ होती है वो कितनी होती है, 200 किलोहर्ट्ज होती है।
आप ये भी क्वेश्चन अराइज करेंगे कि भाई 200 किलोहर्ट्ज क्यों होती है, तो पहली बात तो मैं कहूंगा कि अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड फर्स्ट ऑर्डर बाय सेकंड थर्ड ऑर्डर में भी आते थे, तो बैंडविड्थ ज्यादा होनी है। +-2 FM +-3 FM में भी आते थे, बैंडविड्थ ज्यादा होनी है। दूसरी चीज, आपने इमेज चैनल रिजेक्शन रेशियो समझा था, इमेज चैनल रिजेक्शन रेशियो 1+p² Q² ऐसा था। हमने p बढ़ाने के लिए आपकी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी बढ़ाई थी, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी बढ़ाई थी। दूसरा काम ये भी तो करें हम कि कुछ क्यू भी बढ़ाएं, बहुत ज्यादा अगर इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ा पाते हैं तो क्यू बढ़ाएं। तो क्यू बढ़ाने का मतलब होगा f0/बैंडविड्थ, बैंडविड्थ कम हो, सॉरी क्यू बढ़ाना है, हमें क्यू बढ़ाना है। एक चीज और समझना, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी तो अब से 1650 किलो, मतलब किलो की बजाय मेगा में पहुंच गए, 88 मेगाहर्ट्ज से ये बढ़ा है, तो क्यू वैसे ही बढ़ेगा। लेकिन क्यू बढ़ने का मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं बढ़ सकता, 100 तक रहता है, तो फिर बैंडविड्थ को बढ़ाना पड़ेगा हमें। अगर ये ऐप बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ेगा, बट क्यों इतना ज्यादा नहीं बढ़ सकता है। आप जनरली फिल्टर की बात करो, क्वालिटी फैक्टर 100 है तो बहुत ज्यादा, मतलब हाई क्वालिटी फैक्टर वाला फिल्टर यूज में नहीं ले सकते हैं, तो बैंडविड्थ बढ़ाना होगा। मतलब बैंडविड्थ इसलिए एफएम में 10 किलोहर्ट्ज से काम नहीं चलेगा, 200 किलोहर्ट्ज होती है। अब अगर 200 किलोहर्ट्ज होगी तो जो मैसेज के हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं वो भी आएंगे, फिर उसमें वो भी आएंगे, तो फिर हमें प्री एम्फेसिस ट्रांसमीटर साइड पे करना पड़ेगा एफएम से अगर ट्रांसमिशन करना है तो फर्स्ट क्वेश्चन, प्री एम्फेसिस कौन से कम्युनिकेशन सिस्टम में होता है, प्री एम्फेसिस डी एम्फेसिस, तो आप बोलोगे एफएम में होता है, एएम में करने की नीड नहीं है, ठीक है। तो रिसीवर साइड पे फिर आपको डी एम्फेसिस करना पड़ेगा डीमॉड्यूलेशन होने के बाद। तो जो एफएम का रिसीवर बनाएंगे हम, उसमें एक्स्ट्रा डी एम्फेसाइज सर्किट प्लेस करना पड़ेगा। डी एम्फेसिस सर्किट के बारे में समझें तो आप समझ सकते हो, एक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक गेन ऐसे चला, फिर ऐसे डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पोल की वजह से आएगी, जीरो की वजह से आएगी, आप बोलोगे पोल की वजह से आएगी, पोल की वजह से आएगी मींस पोल डोमिनेट कर रहा है, पोल डोमिनेट कर रहा है, इसका मतलब फेज लैग कंपनसेटर, तो आपका फेज लैग कंपनसेटर से ऐसा होगा। अब जो एफएम का रिसीवर फाइनल बन करके आएगा उसका ब्लॉक डायग्राम समझ लेते हैं कैसा बन करके आएगा। चलिए तो देखिएगा इसके में क्या होगा। एंटेना के बाद आरएफ एम्पलीफायर लगा होता है जो एंटेना पर सिग्नल रिसीव हुआ उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। उसके बाद याद आ रहा होगा आपको इमेज चैनल को रिजेक्ट करने के लिए ट्यून्ड फिल्टर लगा होगा, जो कि ट्यून हो रहा होगा। हमें कौन से सिग्नल, कौन से स्टेशन के सिग्नल को सेलेक्ट करना है, 88 से लेके 108 के बीच में किसी को सेलेक्ट करना होगा, उसके अकॉर्डिंगली ट्यून होगा, क्योंकि इमेज चैनल को रिजेक्ट करना होगा फिर। और इमेज चैनल कहां पे होगा, इससे डबल ऑफ एफआईएफ आगे। और इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी हाई होती है, यहां पर 455 किलोहर्ट्ज नहीं होती, 10.7 मेगाहर्ट्ज होती है, याद रखना है हमें। क्यों हाई होती है हम एक क्वेश्चन से समझ चुके थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होगा मिक्सर, नेक्स्ट है मिक्सर। मिक्सर में लोकल ऑस्किलेटर से सिग्नल आ रहा होगा, रिजल्ट में अब इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी का आउटपुट आ रहा होगा उस करस्पॉन्डिंग एफएस के लिए। वो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी अब 455 किलोहर्ट्ज नहीं, बल्कि वो कितनी है, वो 10.7 मेगाहर्ट्ज। इसलिए जो फर्क है अब यहां पर वो है कि यहां पर जो ट्यून्ड एम्पलीफायर लग रहा है ये 455 किलोहर्ट्ज के अराउंड ट्यून वाला नहीं है, बल्कि ये है 10.7 मेगाहर्ट्ज के अराउंड। 455 तो यहीं रह जाएगा, मेगा में बात कर रहा हूं मैं, यहीं पे यहीं ट्यून रहा होगा, ये यहां पर ट्यून रहेगा। और वहां पर जो रहा होगा उसकी बैंडविड्थ तो किलोहर्ट्ज में थी 10 किलोहर्ट्ज, यहां पर बैंडविड्थ कितनी है मेगाहर्ट्ज में, 0.2 मेगाहर्ट्ज, या किलो में बोलना तो 200 किलोहर्ट्ज। ये फिल्टर फर्क बस इतना सा है, यहां तक की चीजों में बिल्कुल सब कुछ सेम है, बस ये ट्यून फिल्टर आपके 88 से 108 के बीच वाली जो रिसीव करनी है उस हिसाब से होगा। दूसरा ये ट्यून फिल्टर जो अब होगा, अब जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी इस केस में वो 10.7 मेगाहर्ट्ज है, उस फ्रीक्वेंसी के अराउंड ट्यून होगा, ठीक है। उसके बाद ये इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी रिजल्ट में आउटपुट आ गई है, आईएफ एम्पलीफायर लगा होगा। उसके बाद आईएफ एम्पलीफायर से जो आउटपुट आएगा उसको आपको क्या करना है, उसको करना है आपको डीमॉड्यूलेटर से। डीमॉड्यूलेट करने के बाद आपका डी एम्फेसिस सर्किट और लगेगा यहां पे, उसमें कोई प्री एम्फेसिस करने की जरूरत नहीं थी एएम में, इसलिए डी एम्फेसिस करने की भी जरूरत नहीं थी। उसके बाद आप इसको स्पीकर पर अप्लाई कर देंगे। आफ्टर डीमॉड्यूलेशन होता है डी एम्फेसिस, ये समझा था हमने, तो यहां पर डी एम्फेसिस इसलिए यहां पर हो रहा होगा। अब एक चीज और, हमने आपको याद आ रहा हो नॉइज इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस किया था, याद आ रहा होगा ना। तो आप अगर एफएम में सिग्नल ट्रांसमिशन करते हैं तो हमने समझा था कि अगर नॉइज आ भी रही है तो फ्रीक्वेंसी पर कोई फर्क नहीं डालती है, बट एम्पलीट्यूड तो कुछ कम ज्यादा हो जाएगा।
वो एम्पलीट्यूड कम ज्यादा आता है, तो डिमोड्यूलेशन करने से पहले अगर हम डिमोड्यूलेट करने बैठे तो आपको याद रखना स्लोप डिटेक्टर में फ्रीक्वेंसी जितनी होती थी उस हिसाब से गेन मिलता था, लेकिन अलग अलग वैल्यूज को गेन मिल जाएगा। इसलिए डिमोड्यूलेट करने से पहले आईएफ एम्पलीफायर तो केवल एम्पलीफाई करने के लिए होता है, डिमोड्यूलेट करने से पहले इसके एम्पलीट्यूड कम या ज्यादा है उनको एक जैसा बनाने के लिए एम्पलीट्यूड लिमिटर और लगा होगा। अब आप बोलोगे एएम में क्यों नहीं लगाया ऐसा? एएम में भी तो ऐसे लिमिट करके हम फिर जो ऊपर नीचे हो गया हो उसको कम कर सकते हैं। एएम में होता ही ऐसा है कुछ, अगर नॉइज की वजह से कुछ प्लस माइनस हो गया, ऐसा कुछ आप लिमिट करोगे तो सबको एक जैसा कर दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा, सब बराबर हो जाएंगे, फिर तो आपका इंफॉर्मेशन ही एनवलप में होता है वही एनवलप कांस्टेंट हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड लिमिटर लगा के हम एफएम में जो नॉइज का इफेक्ट होता है उसको खत्म कर सकते हैं, एएम में नॉइज के इफेक्ट को खत्म नहीं कर सकते। तो जब नॉइज के इफेक्ट को खत्म करने की फैसिलिटियां तो लगाएंगे हम रिसीवर साइड पे, इसलिए यहां पर एक एम्पलीट्यूड लिमिटर और लगाएंगे। ये हमारा एफएम रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम हो जाएगा। एक्स्ट्रा क्या हुआ यहां पे? डीएम्फेसिस, क्योंकि प्री एम्फेसिस करनी पड़ेगी, बैंडविड्थ ज्यादा है इसलिए वो कंपोनेंट भी आ रहे होंगे जो लो एसएनआर वाले हैं, इसलिए प्री एम्फेसिस करनी पड़ेगी ट्रांसमीटर साइड पे, रिसीवर साइड पे फिर डीएम्फेसिस भी करनी पड़ेगी। दूसरा, आप यहां पर इसमें नॉइज के इफेक्ट को इम्यून खत्म करने के लिए एम्पलीट्यूड लिमिटर लगा सकते हो। ये एफएम रिसीवर में एक्स्ट्रा हो जाएगा। क्लियर हुई होगी बातें? ठीक है, तो हमने अब रिसीवर्स कंप्लीट कर लिया, एएम रिसीवर हो चाहे या एफएम रिसीवर हो। ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं, बट सिंपल भी है समझने के लिए, छोटा सा यूनिट था हमारा। ठीक है, हमारा अब एनालॉग कम्युनिकेशन खत्म हो गया है, अब हम डिजिटल कम्युनिकेशन, मैंने 3 पार्ट में ब्रेक किया था सिलेबस को मेजर पार्ट्स में, एनालॉग कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन एंड नॉइज एंड नॉन वेरिएबल। हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज डिजिटल कम्युनिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।